हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आप सबों का आज के सेशन में स्वागत है। मैं वीरेंद्र आपको पिछले क्लास के लास्ट सेशन में जो अधूरे चैप्टर था उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं आज। और आज हम लोग पढ़ेंगे दो मुगल लेटर मुगल का दो पर्सनैलिटी, जिसमें फर्स्ट पर्सनैलिटी आपको पता ही है। कौन सा पर्सनैलिटी है फर्स्ट पर्सनैलिटी? सही आपने सोचा, वो पर्सनैलिटी है अकबर सेकेंड, अकबर द्वितीय। और दूसरा पर्सनैलिटी है बहादुर शाह, बहादुर शाह द्वितीय। तो जफर कहा गया। इसी को दो, इन्हीं दो को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आज हम लोग लेटर मुगल सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। इसका शासनकाल 1800, इसका शासनकाल 1806 से लेकर के 1806 टू 1837 रहा। और इसका शासनकाल 1837 टू 1858 रहा। इसका शासनकाल 1837 टू 1857। इसी दोनों को कवर करने का प्रयास करते हैं। इसकी क्या खासियत थी, इन्होंने क्या कुछ ऐसा किया, या ब्रिटिश शासन के माध्यम से जो रूल चलाया गया था उनसे क्या इन पर इम्पैक्ट पड़ा, या क्या इनके स्टेटस में कमियां आई। तो सबसे पहले मैं कुछ पिछले क्लास की बातों को दोहरा देता हूं। जैसे कि आपने पढ़ा था आलमगीर सेकेंड और शाह आलम सेकेंड को। तो आलमगीर सेकेंड में आपने देखा कि बैटल ऑफ पलासी हुआ 1757 में। और उस बैटल के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में इनडायरेक्टली शासन शुरू हो गया। इनडायरेक्टली मैंने इसलिए कहा क्योंकि डायरेक्टली वह इकोनॉमिक रेफरेंस के लिए काम कर रहा था, अपने व्यापारिक उद्देश्य को बढ़ाने के लिए काम कर रहा था। लेकिन व्यापारिक उद्देश्य के साथ साथ उनका उद्देश्य राजनीतिक स्टेटस को जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे बंगाल से बाहर तक फैलता जा रहा था। इसी बातों को लेकर के वह काफी एग्रेसिव हो गया और उसे 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसको ऐसा मौका भी मिला कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के बजाय अपना सारा ध्यान राजनीतिक गतिविधियों पर कंसंट्रेट करे, ऐसा निर्देशित भी किया गया था। तो ऐसी स्थिति में उसी को मद्देनजर देखते हुए शाह आलम सेकेंड जब अली गौहर से शाह आलम सेकेंड बना और वह नजीब खां रोहिल्ला के ताकत से वह शासक बना था। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह उनके भय से काफी भयभीत था, उनके प्रभाव से काफी भयभीत था। और वह अपने पूरे शासनकाल में कभी भी दिल्ली प्रवेश नहीं किया और बार बार अपने राजधानी को बदलता रहा। शाह आलम सेकेंड का दो गतिविधियों के कारण काफी चर्चित पर्सनैलिटी में गिनती किया जाता है। पहला तो बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें इलाहाबाद की संधि के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में शासन शुरू हो गया, जिसका फरमान, जिसका पेटेंट, जिसका ऑथोरिटी मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, एक 11 अगस्त 1765 को और दूसरा 16 अगस्त 1765 को। तो इस संधि का परिणाम ये हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापारिक कंपनियां नहीं रहा बल्कि वो शासन के यूनिट बन गए। दूसरा इंपॉर्टेंस ये था कि पलासी की लड़ाई की तरह एक और लड़ाई हुआ जिसका मतलब एक तरह से डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं कहा जाए लेकिन इनडायरेक्टली बेनिफिट हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो लड़ाई था पानीपत की तीसरी लड़ाई। आप याद करेंगे कि उस समय में भारत में तीन शक्ति क्रिएट हो चुका था। भारत का पॉलिटिकल कंडीशन तीन भागों में बट गया था। एक तो मुगल था जो काफी कमजोर और पेंशन भोगी बनने वाला बन चुका था। दूसरा
मराठा का बढ़ता हुआ प्रभाव जिसका नेतृत्व बालाजी बाजीराव कर रहे थे, और तीसरा एक विदेशी फिगर था जो अहमद शाह अब्दाली थे। वह बार बार 1749 से लेकर के 1761 तक लगातार पश्चिमी उत्तर भारत में अपने आक्रमण से उसका दबाव बढ़ता जा रहा था। वह उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, भारत को लूटना और भारत में एक अफगानी शासन को स्थापित करना। तो इसी व्यवस्था को देखते हुए, इसी परिस्थिति को देखते हुए देखा गया क्या कि भारत में इस 3 चैनल में सबसे पहला चैनल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वह काफी प्रभावित हो गया और वह चाहने लगा कि किस तरह से, ठीक है, भारत को वह ब्रिटिश शासन के अधीन कर दे। लेकिन दोनों उलझ गए, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। पानीपत की तीसरी लड़ाई में आप एक बहुत अच्छी मूवी आई थी पानीपत, उस पर भी आप काफी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। सॉरी भाई। तो यहां पर फाइनली ये हुआ कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार तो हुई मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव का। मराठा इसका सबसे जो ज्यादा बेनिफिशियरी कॉर्नर बना वह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 64 में शुरू हो गया, उसकी कहानी मैंने बताया। अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि भारत में जो मुगल स्टेटस था वह सिर्फ और सिर्फ एक पेंशन भोगी बन गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम सेकेंड का पेंशन रोक दिया, क्योंकि उनकी जो आकांक्षा थी, ठीक है, उनकी जो आकांक्षा थी ये था कि भारत में वह शासन भी करे और उसका स्टेटस में कोई कमी ना हो। लेकिन तत्कालिक गवर्नर वारेन लॉर्ड हेस्टिंग बना, और लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया, उसके पेंशन को रोक दिया। ऐसी स्थिति में उसका बेटा अकबर सेकेंड शासक बना, और अकबर सेकेंड 1806 से लेकर के 1837 तक शासक रहा। और लॉर्ड हेस्टिंग ने अकबर सेकेंड को का पेंशन जो बंद कर दिया था शाह आलम सेकेंड का, इसके सारे स्टेटस को, अथॉरिटी को छीन लिया और वह सिर्फ अब मुगल बन गया। साथ ही साथ उनका जो कैपिटल था लाल किला, जिसको शाहजहां ने बड़े जन्नत की तरह बनाया था, उसको वह अपना राजधानी के रूप में सेटअप किए हुए था। ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव के कारण उसे सिर्फ लिमिटेड करके बॉन्डेड कर दिया कि आपका जो साम्राज्य है सिर्फ लाल किला रहा। अर्थात अब भारत की नजर में, दुनिया की नजर में मुगल सिर्फ लाल किला का बादशाह था, न कि इंडिया का बादशाह। इससे अकबर सेकेंड बहुत ही दुखी हुए, उनकी सारे स्टेटस खत्म हो गई। अब वह लाल किला से बाहर नहीं निकल सकते हैं, अब लिमिटेड कर दिया गया। वैसी स्थिति में एक समाज सेवक, भारत के आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध होने वाला राजा राम मोहन राय, जो राम मोहन राय थे, उनको उन्होंने प्रमोट किया और भेजा लंदन, ताकि ब्रिटिश सम्राट से वह अपने पेंशन को रेगुलर कर सके। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अकबर सेकेंड राम मोहन राय को अपना प्रतिनिधित्व बना करके लंदन भेजा, ताकि उनकी प्रतिनिधि को सुनिश्चित कर सके, उन्हें एक पेंशन के रूप में जो कंटिन्यूटी था शाह आलम सेकेंड तक, वह फिर से चालू किया जाए। लेकिन राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि मिला, राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया, तो अकबर सेकेंड ने दिया। अकबर सेकेंड अपने पेंशन को नियमित करने के लिए तो प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर अकबर सेकेंड वैसे बिना पेंशन से ही रह गए और 1837 में उनका शासन अंत हो गया। फिर उसी का बेटा
बहादुर शाह द्वितीय बना। और बहादुर शाह द्वितीय का 3 स्टेटस काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो यह अंतिम मुगल बादशाह था। दूसरा, इस समय में कुछ खास बातें हुई। सबसे पहली बातें ये हुई कि लॉर्ड डलहौजी बना 1848 ईस्वी में, और लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के फैलाने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक फेमस रूल लाया जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी की ऑथोरिटी ये थी कि जब भी कोई देशी रियासत के राजा, उसको अगर अपना उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह उत्तराधिकारी को या अपने राज्य को बचाने के लिए किसी थर्ड पर्सन को गोद ले सकता था और वह अपने राज्य को बचा सकता था। उसके बाद वह राजा बन जाता था, एडॉप्टेड सन। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने यह कहा कि कोई भी देशी रियासत जिसको अपना उत्तराधिकारी नहीं है, वह अब किसी भी सूरत में अपना गोद नहीं ले सकता है, और ऐसी स्थिति में ब्रिटिश राज्य के अधीन हो जाएगा वह रियासत। इससे पूरी तौर पर भारत की सारी देशी रियासत जिनको जिनको अपना उत्तराधिकारी नहीं था, वह एक दहशत में आ गए। कई रियासत उसके चपेट में आए। नाना साहब आ गए क्योंकि वह बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी आ गए क्योंकि उनका पुत्र जो दामोदर था वो उनका पुत्र नहीं था, गंगाधर राव का पुत्र नहीं था, एडॉप्टेड था। तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे रियासत से चीनी गई रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में अपने अधीन कर लिया। फिर इसी सब बातों को लेकर के एक लॉर्ड कैनिंग गवर्नर थे, वायसराय थे उस समय में। लॉर्ड कैनिंग ने एक नया राइफल लाया, एनफील्ड राइफल। भारतीय सैनिकों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के में खास करके जो भारतीय सैनिक थे उनको लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस सैनिकों को ऐसी गलतफहमी मिला या जो भी हो, ठीक है, उस एनफील्ड राइफल के संबंध में कि वह राइफल एक ऐसे कारतूस के माध्यम से चलता है जिस कारतूस में गाय और सुअर का से बने हुए, चर्बी से बने हुए एक गोली का कवर है, जिसको सैनिकों के द्वारा उपयोग करने से पहले दांतों से तोड़ना पड़ता था, फिर अपने बंदूक में कारतूस को भरना होता था। जिससे भारतीय सैनिकों में जो हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे उनको उस कारतूस को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उससे हिंदुओं को गाय की चर्बी और मुसलमानों को सुअर की चर्बी से उसका धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही थी। इसलिए एनफील्ड राइफल को लेने से इनकार कर दिया। लेकिन सरकार के दबाव के कारण इंडियन आर्मी काफी लाचार हो गए और फिर उस कारतूस को लेने के लिए बाध्य हुआ। लेकिन अंतिम सांस तक इसका विरोध करने का फैसला किया गया था। फिर मार्च 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे ने इस कारतूस को यूज तो किया, लेकिन वह अपने ही सुप्रिटेंडेंट पर गोली चला दिया। इस घटना को एक तरह से बगावत माना गया। मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और उसे फांसी दे दी गई। और यह घटना एक चिंगारी की तरह चारों तरफ फैला। तो भारतीय सैनिकों में एक बगावत आ गई, सिपाही विद्रोह हुआ, और उस सिपाही के विद्रोही सिपाहियों के साथ साथ देसी रियासत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी से काफी दुखी थे, काफी भयभीत थे, काफी सहमा हुआ था, क्योंकि उसका रियासत को छीना जा रहा था। उस दोनों ने मिल करके बहादुर शाह जफर जो द्वितीय था उनको अपना राष्ट्रीय नेता बना दिया। अब बहादुर शाह जफर कैसे पीड़ित थे सरकार से? तो सरकार ने उस समय में जो गवर्नर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वायसराय थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब ब्रिटिश साम्राज्य जो है पूरे भारत में अपना साम्राज्य को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत फैलाने के लिए ऑथराइज है। दूसरी तरफ अब मुगल लाल किला से पदस्थापित कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। अब भारत में, हिंदुस्तान में अब मुगल बादशाह का कोई ऐसा स्टेटस नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वह मुगल रहेगा। अर्थात बहादुर शाह जफर अब मुगल बादशाह न करके ब्रिटिश की नजर में वह सिर्फ मुगल हो गया।
उनकी सारी सॉवरेनिटी खत्म हो गई और वह एक नाम का बादशाह रह गया, सिर्फ मुगल रह गया, न कि मुगल बादशाह। इस अपमान को वह सहन तो कर लिया, लेकिन भारतीयों की नजर में वह अब भी हिंदुस्तान का बादशाह बना था। भारतीय सैनिक देशी रियासत के समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर इस समय में कौन सा निर्णय लिया जाए। जद्दोजहद के बाद यह तय किया भारतीय सैनिकों ने, विद्रोही सैनिकों ने, देशी रियासतों ने, कि बहादुर शाह द्वितीय किसी भी तरह से मुगलिया भारत की राष्ट्रीयता की पहचान है और उसे भी भारत का शासक माना जाए और फिर से उसकी सत्ता को हस्तांतरित करने के बजाय उसे सौंपा जाए और देश का लीडर बना दिया। लेकिन आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे फाइनली ये हुआ कि यह 1857 का सिपाही विद्रोह लगभग 3-4 महीनों के बाद ही फेल्योर हो गया। 10 मई 1857 को मेरठ से यह राष्ट्रीय स्तर पे चला, लेकिन नवंबर तक आते आते बहादुर शाह जफर को, जो लाल किला में फिर से ताजपोशी हुई थी, वह बंदी बना लिए गए, उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और वह रंगून भेज दिया गया और वहीं पर 1862 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। और उसके मरने के साथ ही, उनके मरने के साथ ही मुगल बादशाह ही नहीं, मुगल वंश का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य तो तभी चला गया जब लाल किला से उसको बंदी बना लिया गया था। तो इस तरह से लेटर मुगल में मुगल वंश खत्म हो गया 1862 में। 1858 में एक एक्ट बना जिसको भारतीय इतिहास में लिबरेशन का, स्वतंत्रता का एक मेग्ना कार्टा कहा गया। वह आया और महारानी विक्टोरिया को भारत की तरफ से साम्राज्य घोषित की गई, सम्राट की तरह वह हो गया। सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट डायरेक्ट शासन करने लगे और भारत में मुगल वंश का अंत हो गया। इसी बातों को हम लोग अब कुछ रिटेन करते हैं और इसको आप कॉपी कलम लेकर के नोट करते जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। इसमें से लगभग 25 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है और वह कई एग्जाम में पूछा भी गया है और लगातार पूछने की संभावना भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो अभी तक आपने सुना उसके पर कुछ बातें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अकबर सेकेंड को हम लोग कुछ मौलिक बातें हैं, मौलिक पॉइंट है। क्या है ओरिजिनल पॉइंट? अकबर द्वितीय, इसका शासनकाल 1806 से लेकर के 1837 था। बिल्कुल, यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को उसके दायित्व को लाल किला में नियंत्रित कर दिया तथा अकबर द्वितीय को पूर्व मुगल बादशाहों की तरह
मिलने वाली पेंशन भी बंद कर दिया गया। अर्थात शाह आलम सेकंड को जो पेंशन मिल रहा था वह पेंशन भी अब बहादुर शाह या अकबर सेकंड को नहीं मिल रहा था। तो इस तरह से अकबर सेकंड का जो परिस्थिति था वह अब लाल किला में सिमट गया। यहाँ लाल किला में ही उनको उसके दायित्व को सिमट दिया गया, समेट दिया गया। नेक्स्ट है अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन एवं उत्तरदायी को नियमित करने के लिए तात्कालिक समाज सेवक राम मोहन राय को राजा का उपाधि देकर लंदन सम्राट से पैरवी करने भेजा। लेकिन राम मोहन राय इसमें सफल नहीं हो सका। अकबर सेकंड का इंपॉर्टेंसी कहां कहां है? तो यह शाह आलम का पुत्र था। यह तत्कालिक लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा उसको लाल किला में लिमिट कर दिया गया, नियंत्रित कर दिया गया। उसके सारी सॉवरेंटी को, दायित्व को, संप्रभुता को छीन ली गई। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अकबर द्वितीय के सारी संप्रभुता को छीन ली गई। ठीक है। और दूसरा है उसको पेंशन को रेगुलर करने के लिए राम मोहन राय को उन्होंने कहा भेजा? लंदन भेजा और राजा का टाइटल दिया। ठीक है। तो राजा का टाइटल किसने दिया? राजा का टाइटल किसने दिया? तो राजा का टाइटल अकबर सेकंड ने दिया। अकबर सेकंड ने दिया राम मोहन राय को। लंदन गया वह पैरवी करने के लिए। आगे है एक और शासक है। कौन शासक है? तो बहादुर शाह द्वितीय है। नेक्स्ट शासक बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय, ये बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता है। जफर कहा जाता है। यह 1837 से लेकर के 1857 तक मुगल बादशाह रहा। इसका स्टेटस मैंने क्या बताया, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और लिखते जाएंगे। यह अंतिम मुगल बादशाह था। 1848 से 1856 के बीच तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने अपने गोद निषेध की नीति, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पॉलिसी के तहत
बहादुर शाह द्वितीय के समय तात्कालिक देसी रियासतों तत्वों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, जिसमें सतारा, जेतपुर, संभलपुर, झांसी, अवध प्रमुख था। इन सब देसी रियासतों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अब कहा जाता है कि इससे क्या हुआ, कुछ बातें हुई। डलहौजी की इस नीति से देसी रियासतों में है एवं दहशत फैल गया। नेक्स्ट है तात्कालिक वायसराय लॉर्ड, वायसराय नहीं होगा, यहां पर गवर्नर होगा, सॉरी, यहां पर भी मैंने गवर्नर, अभी गवर्नर ही चल रहा था, यहां भी वायसराय मैंने लिख दिया, यहां भी गवर्नर ही होगा। गवर्नर चूंकि 1858 में वायसराय होगा। तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय सैनिकों को नई एनफील्ड राइफल दिया, जिसे सैनिकों ने लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। अब सवाल उठता है कि दो घटना हुआ, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी का असर और दूसरा एनफील्ड राइफल में कुछ भारतीय सैनिक लेने से इनकार कर दिया। इन दोनों घटनाओं का जो क्रमबद्ध प्रदर्शन था वह बहादुर शाह जफर के काल में हुआ था और इसका असर बहादुर शाह जफर को हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, बहादुर शाह की सभी राजनीतिक दायित्व एवं अधिकार को छीनकर उसे लाल किला से भी बाहर कर दिया तथा मुगल बादशाह का स्टेटस, मुगल बादशाह का स्थिति
समाप्त कर दिया गया। अब बहादुर शाह सिर्फ एक सामान्य मुगल रह गया। सामान्य मुगल रह गया। क्या बन गया? एक सामान्य मुगल रह गया। सोच सकते हैं यह एक ऐसा स्थिति में आ गया, ऐसी स्थिति में आ गई कि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं रहा। अब यह एक कॉमन मुसलमान, कॉमन मुगल बन गया। अब वह सभी शक्तियों को खो चुका था। अपने निवास स्थान जो लाल किला था, उस लाल किला से भी वह वंचित हो चुका था। और कहा जाता है उसे पाटन के निकट एक पालम के निकट एक निवास स्थान मिला। और इससे काफी भारतीयों के मन में एक तरह से दुखी या हर्ट हुआ। बहादुर शाह की हुई या छीनी गई प्रतिष्ठा से भारतीय रियासत सैनिकों आंशिक रूप से भारतीयों के मन में एक सहानुभूति की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है। अब देखो, इस सहानुभूति स्वाभाविक है कि इतने दिनों से भारत पर वह मुगल शासन कर रहा है, निश्चित तौर पर उसके सारे अधिकार छिन गए, तो सहानुभूति तो होगा ही। ऐसी स्थिति में भारतीय सैनिकों ने जो विद्रोह किया था, बगावत किया था, वो सारे सैनिक इसको अपना राष्ट्रीय नेतृत्व बना लिया। 1857 के सिपाही विद्रोह के सैनिकों ने बहादुर शाह को अपना राष्ट्रीय नेता बनाया। अब राष्ट्रीय नेता बनाया, कैसे बनाया? क्योंकि उनके समक्ष एक कंफ्यूजन आ गया कि आखिर हिंदुस्तान का शासक कौन होगा। तो निश्चित तौर पर सबसे प्रमुख विकल्प वही देखा कि जो अब तक शासन कर रहा है, क्यों नहीं उन्हीं के हाथों में सारी शक्ति दे दिया जाए, क्योंकि उनका विश्वास पूरे भारत पर अभी भी मौजूद है। ठीक है। सहानुभूति हो या राजनीतिक विकल्प कोई और नहीं होने के कारण, क्योंकि सारे सैनिक अपने अपने लड़ रहे थे। ठीक है। झांसी के लिए लड़ रहे थे। ठीक है। नाना साहब जो था अपने खोए हुए प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे थे। अर्थात पूरे भारत पे नेतृत्व करने वाला कोई इकाई नहीं था। ऐसी स्थिति में बहादुर शाह का ही नाम सबों के दिमाग में आया। ठीक है। तो इस तरह से बहादुर शाह का जो पर्सनैलिटी था वह अब खत्म हो गया। तो यहां पर बहादुर शाह को पुनः विद्रोहियों ने सम्राट के रूप में भारत सम्राट के रूप में मुगल बादशाह बनाया। लेकिन हुआ क्या? लेकिन क्या हुआ?
लेकिन विद्रोह असफल रहा। लेकिन 1857 का विद्रोह असफल रहा। 1857 का विद्रोह असफल रहा। विद्रोह असफल रहा। बहादुर शाह को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया गया। क्यों बंदी बना लिया गया? क्योंकि उसके सारे अथॉरिटी को तो सरकार छीन ली गई। आरोप में बंदी बना लिया गया तथा उनके इच्छा से उसे रंगून बर्मा की राजधानी थी, रंगून भेज दिया। वहीं 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका मृत्यु कब हुआ? 1862 में। और इसके मरने के साथ ही बहादुर शाह के मरने के साथ ही मुगल वंश क्या हो गया? खत्म हो गया। मुगल शासन तो पहले ही खत्म हो गया था। मुगल वंश का अंत हो गया। यहां पर जफर टाइटल जो है उसे रंगून में ही दफनाया गया था। एक सवाल पूछा जाता है कि वह दफनाया गया, वह मुगल बादशाह कौन था जो सबसे पहले विदेशों में दफनाया गया? तो वह बहादुर शाह, ठीक है, जफर था। अब जफर का टाइटल जो था प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह के दरबार में रहते थे। इन्होंने ही बहादुर शाह को यानी कि सेकंड को जफर का उपाधि प्रदान किया था। तो इस तरह से हम लोग बहादुर शाह जफर को देखा कि अंतिम मुगल बादशाह था और वह किस तरह से अपने खोए हुए प्रतिष्ठा को, मुगल रियासत को, मुगल शासन को फिर से प्राप्त किया। लेकिन वह ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया और वह 1857 के सिपाही विद्रोह के अंत होने के साथ ही और सफल होने के साथ ही यह बंदी बना लिए गए। इस पर आरोप लगाया गया कि वह ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ वह साजिश रचा और विद्रोहियों को वह मदद किया, वह राष्ट्रीय नेतृत्व को स्वीकार किया। ठीक है, 80 वर्ष का बूढ़ा बहादुर शाह का जो गलत या कह सकते हैं कमजोर नेतृत्व 1857 के विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। ठीक है, उसे बंदी बना लिया गया। कहा जाता है उनकी पत्नी को वह एक तरह से साजिश के तहत बंदी बनाया गया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी ही ब्रिटिश जो इकाई थे, ब्रिटिश जो एजेंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो सरकार के प्रतिनिधि थे, उनको ये खबर पहुंचाया कि लाल किला में वह कहाँ छिपा हुआ है और उन्हीं के कारण लाल किला में वह बंदी बनाया गया था। एक तरह से फ्रांस की राज क्रांति जो हुई थी, वार्सेल पैलेस,
उसी तरह से भारत में 1857 की क्रांति का जो मेन सेंटर था लाल किला था। लाल किला वह ब्रिटिश अड्डा बन गया था, लेकिन विद्रोही सिपाहियों ने लाल किला को फिर से मुगल बादशाह का राजधानी बनाया, भारत का प्रतिनिधित्व केंद्र बनाया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। बहादुर शाह द्वितीय के मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, वह परिवर्तन हम लोग जानेंगे, लेकिन वह कब जानेंगे? 1857 के सिपाही विद्रोह का के बाद जानेंगे। अब पिछले एपिसोड में पहला सेकेंड क्लास में आपने देखा था कि मैंने जब आपको लेटर मुगल पीरियड का सिलेबस बताया था, तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक था वह था लेटर मुगल शासक। तो लेटर मुगल शासक सारे 9 शासक हुए और 9 शासक को आपने आसानी से पढ़ा। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको मुझे लगता है कि काफी बेनिफिट मिला होगा। इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक तौर पर आपने सारे इतिहासों को देखा, सभी क्वेश्चनों को देखा। जैसे कि बहादुर शाह सेकंड के संबंध में 4-5 क्वेश्चन बहुत ही हाईलाइटेड है। मैं पूछ रहा हूँ कि इसके समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ। इसके समय में ब्रिटिश गवर्नर कौन सा ब्रिटिश पॉलिसी लाया देशी रियासत को हड़पने के लिए? तो हड़प नीति लाया, गोद निषेध की नीति लाया। इसके समय में कौन थे गवर्नर जनरल? तो इसके समय में 1857 के समय में जो गवर्नर था वो था लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट है कि बहादुर शाह जफर के को जफर का उपाधि किसने दिया था? तो मिर्जा गालिब ने दिया था, जो बहादुर शाह के दरबार में रहा करते थे। बहादुर शाह जफर कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिपाही विद्रोह 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस तरह से इस पार्ट को हम लोग कवर किए और पूरे लेटर मुगल काल को जो लगभग 6 लेक्चर में हमने पूरा किया है। आप हर लेक्चर को जरूर देखेंगे, तभी जाकर के लगभग 150 साल के मुगल साम्राज्य को, मुगल शासन को आपने देखा। ठीक है, और समझ में आपको तभी आएगा। फर्स्ट मुगल पीरियड का जो पतन का कारण से लेकर के मुगल साम्राज्य और मुगल वंश के अंत तक का पूरे क्लास एक दूसरे से अटैच किया हुआ है। सभी मुगल बादशाहों के कैरेक्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, सब घटनाओं को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। ठीक है, तो आज हम इस सेक्शन को खत्म करते हैं और अगले सेक्शन में हम लोग मिलते हैं। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे 1857 के सिपाही विद्रोह के साथ लेकर के आएंगे। और उससे पहले एक क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे, जिसका अनाउंसमेंट मैं बाद में करूंगा, जिसमें लेटर मुगल के टोटल क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज बस इतना रखते हैं, तब तक के लिए अलविदा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे।